नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपके साथ मनीष दादीज। तो दोस्तों पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आपको बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपका कल क्या होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। पंजाब लाइब्रेरियन का, स्कूल लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, जिसके लिए सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से दोस्तों LIS लर्निंग एकेडमी की तरफ से गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम दोस्तों। फिर भी कल एग्ज़ाम है दोस्तों, आज भी हमारी क्लास रहेगी। हमारी क्लास होगी दोस्तों आज की 24 नंबर क्लास रहेगी। इसके अलावा पहले हमने सभी थ्योरी की क्लासेज पढ़ी थी, उससे पहले लिस्ट MCQ सीरीज 11 से 12 क्लासेज पढ़ी थी, और ये 24 क्लासेज है आपकी केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जो कि पिछले लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को गुड लक आपके कल के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। अब आपको जितना पढ़ा हुआ है उतना काफ़ी है, और कि पॉजिटिव रहना है कि हाँ मेरा पूरा सिलेबस किया हुआ है, कैसा भी एग्ज़ाम हो मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा दोस्तों। पॉजिटिव रहना है दोस्तों, पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव रहकर ही एग्ज़ाम देना है। वो 120 मिनट आपके लिए इतने महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि वो आपकी दोस्तों लाइफ को चेंज करने वाले हैं। क्लियर। तो 24 नंबर क्लास दोस्तों आपकी आज रहेगी। तो पंजाब लाइब्रेरियन के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में कल बैठने वाले हैं, उन सभी को दोस्तों LIS लर्निंग एकेडमी की तरफ से गुड लक दोस्तों। और आशा करता हूं कि आपके लिए शुरू की गई क्लासेज आपके लिए एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित हो, ताकि आपका सिलेक्शन हो दोस्तों, ताकि आपका क्या हो, फाइनली सिलेक्शन हो। जिस तरह लीगल क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ, उसके एक दिन बाद आंसर की आना, फिर 4-5 दिन के बाद में रिजल्ट ही डिक्लेयर कर देना, तो दोस्तों आपका ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। तो जिसका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा तो उसको ज़्यादा वेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है ज्वाइनिंग के लिए दोस्तों। तो देख सकते हो आपके लिए गोल्डन चांस है। तो उसी अकॉर्डिंग दोस्तों एग्ज़ाम में अच्छे से एग्ज़ाम बैठना है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है, बिना घबराए बिना डरे हुए एग्ज़ाम देना है दोस्तों। बाकी कोई कुछ भी कितना भी कहे, लेकिन दोस्तों जो आपका मन करेगा करोगे तो वैसे ही हमारी तरफ से आपको गुड लक है दोस्तों एग्ज़ाम के लिए। तो हम आज की क्लास में भी हमारे क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, ताकि वो क्वेश्चन में भी से 30 क्वेश्चन भी पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है तो आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो, बेनिफिशियल हो, ताकि आपका एक नंबर और बढ़े। क्लियर। अब देखते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन। कल हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक की बात की थी, अब उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उससे आगे बढ़ते हैं। देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे हमारा। अब आज का क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, देखिए दोस्तों ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 51 है कि अप टू एंड ऑफ विच ईयर 10 डिजिट ISBN नंबर्स वर अलॉटेड, कि किस वर्ष के अंत तक 10 अंकों की ISBN संख्या आवंटित की गई थी। सबसे पहले तो दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, सबसे पहले तो ये भी बता दिया कि कब तक, किस वर्ष तक 10 अंकों की गई। तो आपको इतना तो पता होगा कि ISBN अब जितने डिजिट का है उससे पहले 10 डिजिट का था, लेकिन अब जितने डिजिट का हो गया वो कब हो गया ये हमें बताना होगा, क्योंकि तभी तो बंद हुआ होगा। तो ISBN आपको पता है पूरा नाम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर दोस्तों, जो कि पहले कितने अंकों का था, 10 का, अब कितने अंकों का हो गया दोस्तों, 13 अंकों का हो गया। कितने अंकों का हो गया, 13 अंकों का हो गया। क्लियर। अब वो जो 10 डिजिट का ISBN नंबर था वो किस वर्ष तक दिया जाता था, किस ईयर तक दिया जाता था या अलॉट किया जाता था, ये आपको बताना है दोस्तों। या ये भी समझ सकते हो कि किस वर्ष से 13 अंकों का डिजिट शुरू हो गया। तो देखिए क्या है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर A 2006, ऑप्शन B 2007, ऑप्शन C 2008 और ऑप्शन D 2009। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा कि अप टू एंड ऑफ विच ईयर 10 डिजिट ISBN नंबर्स वर अलॉटेड। तो आपको पता है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, 2006 है। ऑप्शन नंबर A है 2006 दोस्तों। क्लियर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लाइब्रेरी नेटवर्क है कंसोर्टियम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि हेलीनेट कंसोर्टियम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, कि ये हेलीनेट जो कंसोर्टियम है ये किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है कि इस हेलीनेट का पूरा नाम क्या है, इस हेलीनेट कंसोर्टियम का पूरा नाम क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। केवल आपकी ये एक क्लास रहने वाली है, और कल आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी स्टूडेंट
जो भी स्टूडेंट दोस्तों सबसे पहले एग्ज़ाम हॉल से बाहर जैसे भी आता है उसको क्या कार्य करना है, उसको अपने एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर की PDF फाइल दोस्तों मुझे पर्सनली सेंड करनी है या ग्रुप के अंदर भी सेंड कर सकते हो। ये बात याद रखना है दोस्तों, अगर आपने अच्छे से क्लासेस ली है हॉनेस्टली तो आप ये ज़रूर सेंड करना, ताकि आपके लिए एक बार कंफर्म हो जाए कि हाँ आपके लगभग कितने नंबर आ रहे हैं, ताकि मैं आपके लिए आंसर की रिलीज़ कर पाऊँ। हालांकि ऑफिशियल आंसर की दोस्तों 1 से 2 दिन में रिलीज़ हो रही है, तो आपको वैसे भी कोई डरने या घबराने की या थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत होगी। एकदम से मत सोचना कि हाँ ये मेरा सही है या गलत है, सही है या गलत है, तो ऐसे अपने को दोस्तों पहले ही नेगेटिव नहीं होना है। क्लियर? क्या है क्वेश्चन कि हेलीनेट कंसोर्टियम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, किस वर्ष में हेलीनेट कंसोर्टियम शुरू किया गया? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2004 और ऑप्शन डी 2005। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि हेलीनेट कंसोर्टियम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, किस वर्ष में हेलीनेट कंसोर्टियम शुरू किया गया? तो आपको पता होगा हेलीनेट कंसोर्टियम है वो शुरू किया गया था आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी यानी 2003। हेलीनेट से क्या याद रखोगे? 2003। अब आपके लिए क्या क्वेश्चन है कि हेलीनेट का पूरा नाम क्या है, ये कमेंट बॉक्स में बताओगे दोस्तों। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है कि राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन एट कोलकाता। दोस्तों इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ये मत सोचना कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन कैसे रहते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तो इजी आ जाएंगे, फिर एक क्वेश्चन हार्ड पूछ लिया जाता है, ठीक है, फिर 2 से 3 क्वेश्चन इजी, एक क्वेश्चन हार्ड, या 2 से 3 क्वेश्चन हार्ड फिर एक क्वेश्चन इजी। इस तरह एग्जाम का दोस्तों आपके सीक्वेंस बना रहता है। तो आप क्या 2-4 इजी क्वेश्चन आ जाए तो उसके ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है फिर आंसर देना है। कुछ बार ये रहता है दोस्तों कि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जितने आपको आते हैं। तो दोस्तों अगर आप कन्फर्म हो ना, अगर आप कन्फर्म हो कि हाँ मैंने 90 क्वेश्चन किए हैं, वो 19 क्वेश्चन बिल्कुल राइट हैं, तो दोस्तों आप क्वेश्चन पेपर छोड़ सकते हो। लेकिन आप ये सोच लेते हो मन में कि 90 किए उसमें से यार 15 गलत हो जाएंगे, फिर 75 बचेंगे, 15 के नेगेटिव निकाल के 3 नंबर और निकाल देंगे तो 72, 73 इतने। आप खुद ही अगर ये सोच लोगे, प्रेडिक्शन कर लोगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रेडिक्शन आपका अलग हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा वहम मत रख लेना कि बाद में एग्ज़ाम का जब आंसर किया रिजल्ट आता है तो आप ये सोचो कि यार मैं 3 क्वेश्चन और कर देता तो काश मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैं 5 क्वेश्चन और कर देता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। कोशिश यही करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना दोस्तों, क्योंकि एक राइट क्वेश्चन आपको 1 नंबर देता है। जहाँ 0.25 आपके कटते हैं तो उसकी जगह ये भी देखो कि 1 नंबर आपको मिलता है। अगर ये रहता है कि आप पूरा कन्फर्म नहीं है आपको, अगर आप पूरा कन्फर्म हो कि मैंने 100 क्वेश्चन किए हैं और 100 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल राइट हैं, तो दोस्तों एग्जाम पेपर छोड़ सकते हो, आप वहीं पे इतने क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन ऐसे रहता है कि पूरे कंफर्म नहीं हो, तो दोस्तों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ताकि आपको यह मन में ना रहे बाद में कि हाँ मैं 2 क्वेश्चन और कर देता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, 1 नंबर और बढ़ जाता। तो ऐसे सोचोगे तो दोस्तों क्या आने वाला कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, उसकी तैयारी आप अच्छे से नहीं कर पाते हो। ये स्वाभाविक सी बात है दोस्तों। हालांकि नेगेटिव मार्किंग होती है, सभी आपको ये बोलते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है, अटेम्प्ट मत करना, नेगेटिव मार्किंग है, तो दोस्तों फिर क्या है, आप मन में अपने बाद में कुछ सोच लेते हो। एक बार तो बात मान के फिर कर लेते हो, फिर 1 या 2 नंबर से रहते हो तो फिर ये सोचते हो कि 2-3 क्वेश्चन और कर देता तो काश मेरा हो जाता। तो ऐसा वहम मत रखना है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको ये पता चल जाए कि या तो ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है, या दोनों ऑप्शन गलत है, आपको पहले ही पता चल जाता है। फिर आप क्या करते हो, इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हो और फिर क्या करते हो, अब जब आपका आंसर की आती है तो इनमें से कोई एक होता है, तो आप सोचोगे हाँ मैं ये कर देता तो मेरा और नंबर बढ़ जाता। तो दोस्तों वहम कुछ नहीं रखना है, कुछ भी ऐसा नहीं सोचना कि आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो आपके लिए गलत साबित हो, आप नेगेटिव हो, आप डिमोरलाइज हो। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं करना है, आपका मन माइंड जितना कहे वैसा करना है, क्योंकि आप डिसीजन लोगे तो उसका दोष भी खुद को मिलेगा। क्लियर? आज मैं कुछ भी कह देता हूँ कि ऐसे अटैम्प्ट करना है और आप वैसे अटैम्प्ट करते हो और फिर भी कुछ ना कुछ मान के चलो नेगेटिव रहता है, तो दोस्तों किसको पाप लगेगा, किसको दोष मिलेगा? मुझे दोष मिलेगा। तो मैं जो स्वाभाविक बातें हैं वो बता रहा हूँ आपको, आपका माइंड सेट, आपका ही माइंड बता सकता है कि हाँ ये करना है या नहीं करना है। और कुछ भी वहम नहीं रखना है। बात ये है बड़ी बड़ी कि ऐसा ना हो कि मैं 2-3 और कर देता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, मैंने छोड़ क्यों दिया,
ऐसा कुछ नहीं छोड़ना है आपको। अगर लगे करना है तो कीजिए, अगर नहीं लगता है नहीं करना है तो मत कीजिए। क्लियर दोस्तों? क्लियर? ठीक है। बाकी आपने सोचा ही होगा, आप दोस्तों इतना तो साधारण सी बात है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो आपको इतना तो नॉलेज है, तो ये बातें क्या है थोड़ा बताना ज़रूरी भी होता है और कुछ आपको इससे ज़्यादा पता भी है। क्लियर? लेकिन हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 53 कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन एट कोलकाता, कि राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता में कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए मई 1972 1972, जून 1972, जुलाई 1972 और डी अगस्त 1972। अगर दोस्तों यहाँ पे डेट आ जाए ना, अगर दिनांक लिखी होती तो आप थोड़ा असमंजस में होते, लेकिन क्या डेट लगभग आती नहीं है, क्या आता है मंथ आता है और ईयर आता है। ठीक है, मंथ और ईयर आता है तो आपको पता ही है कि मई 1972। अगर डेट आ जाए तो यहाँ 22 मई भी आप कर सकते हो दोस्तों। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले ये ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद में अगले दो ऑप्शन देख लेंगे हम। क्या कहता है क्वेश्चन कि विच इंडियन लाइब्रेरी हैज लार्जेस्ट होल्डिंग्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कि किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है। दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि मैन्यूस्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा किस लाइब्रेरी में है। ऑप्शन ए है रामपुर रज्जा लाइब्रेरी, ऑप्शन बी है सरस्वती भवन या सरस्वती महल लाइब्रेरी, ऑप्शन सी है दोस्तों नेशनल म्यूजियम लाइब्रेरी और ऑप्शन डी है खुदा बख्श लाइब्रेरी। तो इसका क्या याद रखना है कि सबसे ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट की बात आ जाए तो आप राइट आंसर करोगे सरस्वती महल लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी? सरस्वती महल लाइब्रेरी या सरस्वती भवन पुस्तकालय। दोस्तों ये सभी चारों पुस्तकालय इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है, कभी खुदा बख्श से पूछ लिया जाता है, कभी रामपुर रज्जा से, या कभी सरस्वती भवन से, कभी नालंदा से। दोस्तों ये सभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, हालांकि ये आपने क्वेश्चन कर दिए हैं बार बार तो आपको पता ही होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी का क्वेश्चन है ये। द लाइब्रेरी ऑफ विक्रमशिला वाज डिस्ट्रॉयड बाय, कि विक्रमशिला के पुस्तकालय को नष्ट किसने किया। दोस्तों यहाँ या तो आ जाए नालंदा या आ जाए विक्रमशिला, दोनों आप कंफ्यूज मत होना कि किसका कौन सा, दोनों का एक ही व्यक्ति था जिसने नष्ट किया था। ठीक है, ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है चंगेर खान या ऑप्शन बी है बख्तियार खिलजी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा? द लाइब्रेरी ऑफ विक्रमशिला वाज डिस्ट्रॉयड बाय अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, चंगेज खान या बख्तियार खिलजी। तो याद रखना कौन होगा? बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी था दोस्तों। क्या हुआ, किसने नष्ट किया नालंदा और विक्रमशिला पुस्तकालय को? बख्तियार खिलजी ने। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामों में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपके भी पूछा जा सकता है दोस्तों। क्लियर? क्या क्वेश्चन कहता है कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, कि भारत का प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड इन द ईयर, कि भारत का जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट है वो भारत का किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1954 या ऑप्शन डी 1956। तो दोस्तों याद ही रख लेना 1967। क्या याद रख लोगे? 1967, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों ध्यान से, विच सिंबल इज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग बायोग्राफी एज एशियाई इन सीसी, कि सीसी में जीवनी को दर्शाने हेतु कौन सा चिन्ह एशियाई के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आपको पता है कि कोलन, सीसी का मतलब है कोलन क्लासिफिकेशन, जो कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की स्कीम है, जिसमें दोस्तों एक कॉमन आइसोलेट होता है सीआई, ठीक है, सामान्य एकल, जो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एशियाई और एक होता है पीसीआई। तो इनमें यह है कि जो एशियाई होता है कोलन क्लासिफिकेशन का, उसमें बायोग्राफी है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? स्मॉल के, स्मॉल एम, स्मॉल बी और स्मॉल डब्ल्यू। तो बताइए क्या करोगे? इसका बायोग्राफी आ जाए तो याद रखना स्मॉल डब्ल्यू। क्या करोगे? डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 56 है ना, ये मिसप्रिंट है, यहाँ ध्यान है। क्या करना है आपको? 1867 कर लेना, कि प्रेस एंड जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट है वो 1867 में पारित हुआ था दोस्तों। ठीक है, ठीक है, याद रखना, ये 1867 होगा इसका राइट आंसर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन 1867 होगा दोस्तों। क्लियर? अब ये देखो क्वेश्चन क्या कहता है
कि फॉर रेफरिंग टू कैन ईयरली बट नॉट एन इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेफरेंस विच वन इज यूज्ड, कि तत्काल पूर्व के संदर्भ के अलावा पूर्व के किसी अन्य संदर्भ के दर्शाने हेतु क्या प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है LOC.CIT, ऑप्शन बी OP.CIT, ऑप्शन सी IBID या ऑप्शन डी रेफर टू अबव। तो दोस्तों तत्काल पूर्व आ जाए ना, संदर्भ के अलावा संदर्भ को दर्शाने के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं, कौन सा रेफरेंस करते हैं दोस्तों, तो इसका याद रखना है आपको IBID। क्या याद रखना है? IBID। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ एडिशन ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। क्वेश्चन नंबर 59 है कि फोर्थ एडिशन ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, कि कॉलन क्लासिफिकेशन का चौथा संस्करण या एडिशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों अब तक कितने प्रकाशित हो चुके हैं और ये कब प्रकाशित हुआ ये आप बताएंगे। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा बताइए। फोर्थ एडिशन ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो आप देखोगे ध्यान से, पहला 1933, फिर 1939, इस तरह जाओगे तो फोर्थ एडिशन आपका आता है 1952। एक क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा पूछ लिया जाता है, वो पूछा जाता है 6th रीप्रिंट एडिशन से। 6th रीप्रिंट एडिशन कब आया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। क्लियर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज मैं क्वेश्चन आपके लिए कम रखूँगा ताकि दोस्तों अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ आप, क्योंकि कल आपको एग्ज़ाम में बैठना है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है। और अब यूट्यूब को दोस्तों एक तरह से मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा कम कर देना, अभी से क्लासेस लगा लो, 40 मिनट 30 मिनट 50 मिनट की क्लास लगा लो, उसके बाद यूट्यूब को बंद कर देना, क्योंकि बहुत ऐसे मिलेंगे बार बार कि ये नहीं देखा तो क्या देखा, ये ज़रूर देखें। तो दोस्तों उससे क्या है, आप फिर जो पढ़ा हुआ है फिर आप रटाफिकेशन की ओर चले जाएंगे, तो रटाफिकेशन वाले तो याद रह जाएंगे, फिर वो पढ़ा हुआ है वो आप थोड़ा अलग हो जाओगे। फिर 1 से 2 क्वेश्चन भी गलत पढ़ लेते और वो एग्ज़ाम में आ जाता है, तो वो भी आपके लिए दोस्तों अच्छी बात नहीं होगी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप थोड़ा अब कम कर देना, यूट्यूब को कम कर देना, आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचिए। ठीक है, आज 10 बजे आपका एग्ज़ाम सेंटर आपको पता चल चुका है। एग्ज़ाम सेंटर पे अच्छे से चेक कीजिए, आप वहाँ पहुँचिए, देखिए, बिल्कुल रिलैक्स रहना है दोस्तों। क्लियर। इसीलिए मैं क्वेश्चन आपके लिए कम लेकर आया हूँ, लेकिन क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। और मेन क्लास रहने का कारण क्या दोस्तों, इतने हम दिनों से इतने टाइम से जुड़े हैं, तो आपको दोस्तों गुड लक ज़रूर बोलना था, गुड लक आपके एग्ज़ाम के लिए बोलना था। आप बेहतर से बेहतरीन करें दोस्तों एग्ज़ाम को, आपके परिणाम आपका अच्छा ही जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, डिडक्टिव लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम, निगमनात्मक तर्क कैसे आगे बढ़ता है। दोस्तों एक होता है डिडक्टिव, एक होता है इंडक्टिव। ठीक है। अब निगमनात्मक तर्क की बात करें, जनरल टू पार्टिकुलर, पार्टिकुलर टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल या पार्टिकुलर टू पार्टिकुलर, तो बताइए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का होता है जनरल टू पार्टिकुलर। क्या होगा, जनरल टू पार्टिकुलर। ठीक है। इसका दोस्तों यहाँ पार्टिकुलर की जगह ये जो है ना, इसको स्पेशल कर लेना, जनरल टू स्पेशल। ठीक है। क्वेश्चन पेपर में ही ऑफिशियल में ही दोस्तों मिसप्रिंट मिल रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, हु हैज इनिशिएटेड द प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग। दोस्तों ये प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना कि प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग है किसने शुरू किया। ऑप्शन ए एलन केंट, ऑप्शन बी माइकल हार्ट, ऑप्शन सी आपका ई मॉर्गन या ऑप्शन डी एलन के। तो माइकल हार्ट ने किया था, हमने ये पहले पढ़ा भी है कि माइकल हार्ट ने प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग शुरू किया गया था। और कुछ स्टूडेंट के क्या रहता है दोस्तों कि कुछ कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कहीं बुक में कुछ मिलता है, कहीं बुक में कुछ मिलता है, और वेबसाइट पे कुछ मिलता है, विकीपीडिया पे कुछ मिलता है। ठीक है। तो वो कन्फ्यूजन में रहते हैं, उसी क्वेश्चन के चक्कर में ऐसे जुड़े रहते हैं, इस क्वेश्चन का क्या होगा, इस क्वेश्चन का क्या होगा, तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते ही नहीं है। तो दोस्तों कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आते भी नहीं है। अगर एग्जाम में आ भी जाए ना, तो आपने कोई ऑफिशियल बुक पढ़ी है, ऑथेंटिक सोर्स पढ़ा है, तो वहाँ कुछ और है और दूसरे में और है, तो दोस्तों वो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, ऑब्जेक्शन लगने के बाद वो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है कन्फ्यूजन वाला। तो एक कन्फ्यूजन क्वेश्चन के चक्कर में ना आप अपनी तैयारी को विराम ना दें। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, बार बार उसी के ऊपर टिके मत रहें, थोड़ा आगे बढ़ें, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें कुछ न कुछ क्वेश्चन कुछ न कुछ हैं जो कि कन्फ्यूज़न भरा है। क्लियर। तो आपको उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना है दोस्तों। जो आपने पढ़ लिया कि हाँ ये सही है, ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लो जहाँ, या ऑथेंटिक बुक्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ की बुक्स हैं उनमें देखो, इग्नू के मटेरियल में देखो कि क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर मानो। या पीछे कोई एग्जाम पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और उसकी ऑफिशियल आंसर की ने जो क्वेश्चन माना है उसको पढ़ो, ताकि कोई आपके पास आधार तो रहे दोस्तों। क्लियर।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 कि शॉर्ट सेविक्स मॉडल इज एन, कि शॉर्ट सेविक का एक मॉडल एक है। ऑप्शन ए यूजर सेंटर्ड इंफॉर्मेशन सर्च मॉडल, ऑप्शन बी ह्यूमन इंफॉर्मेशन बिहेवियर मॉडल, ऑप्शन सी यूजर सेंटर्ड इंफॉर्मेशन बिहेवियर मॉडल, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बताइए शॉर्ट सिविक मॉडल इनमें से क्या है, यूजर सेंटर्ड इंफॉर्मेशन सर्च मॉडल, ऑप्शन बी ह्यूमन इंफॉर्मेशन बिहेवियर मॉडल, ऑप्शन सी यूजर सेंटर्ड इंफॉर्मेशन बिहेवियर मॉडल, या डी नन ऑफ दिस। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपको पता होगा कि यूजर सेंटर्ड इंफॉर्मेशन सर्च मॉडल है कि उपयोगकर्ता केंद्रित सूचना खोज मॉडल है क्या, शॉर्ट सिविक मॉडल। शॉर्ट सिविक मॉडल क्या है, ध्यान से देखिए, यूजर सेंटर्ड इंफॉर्मेशन सर्च मॉडल। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्या कहते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर। क्या है कि मॉडल लाइब्रेरी एक्ट ड्राफ्ट बाय डॉक्टर रंगनाथन। आपको पता है कि मॉडल लाइब्रेरी एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया था रंगनाथन जी ने, जिन्होंने क्या किया, वाज प्रेजेंट इन द ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जो लाहौर में आयोजित हुआ था ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, उसमें दोस्तों उन्होंने प्रस्तुत किया था वो ड्राफ्ट। लेकिन वो ड्राफ्ट किया जरूर था, वो कब किया था ये हमसे पूछ लिया। तो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, या ऑप्शन डी 1932। तो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट ड्राफ्ट बाय डॉक्टर रंगनाथन वाज प्रेजेंटेड इन द ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन द ईयर, तो क्या करोगे राइट आंसर 1930। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे दोस्तों, कब से कब तक था 1930। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 63 का एग्जैक्ट डेट आप कमेंट बॉक्स में क्लिक करेंगे। एग्जैक्ट डेट पूछने का क्या कारण है, क्या तक कि आपने मॉडल लाइब्रेरी एक्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, निस केयर केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 30 सितंबर 2002 बाय मर्जिंग ऑफ विच एसोसिएशन। सीधा सीधा याद रखना कि निस केयर जो है इंस्टीट्यूट, ये निस केयर आपको पता है दो इंस्टीट्यूट के मर्ज करने से बना था। कब बना था, 30 सितंबर 2002 को बना था। अभी वह दो जो इंस्टीट्यूट्स है वो कौन कौन से है, ऑप्शन ए निस्कॉम एंड CSIR, ऑप्शन 2 निस्को इंस्टॉक एंड CSIR, सी है इंस्टॉक एंड निस्कॉम, और डी है इंस्टॉक एंड NPL। तो आपको ये तो पता ही है दोस्तों, इंस्टॉक एंड निस्कॉम से मिलकर क्या बना, निस्केयर। कब बना, 2002 में बना। क्लियर। क्लियर दोस्तों। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, हु वाज द पब्लिशर ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन इन 1933, कि 1933 में प्रकाशित कॉलन क्लासिफिकेशन का प्रकाशन कौन था। ऑप्शन ए SRELs, ऑप्शन बी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन सी ESS या SS पब्लिकेशन या एकेडमिक प्रेस। तो याद रखना दोस्तों, जब SRELs ELS जब तक नहीं बना था ना, उससे पहले तो थे मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, तो तब तक नहीं बना था 1933 में, तो इसका तो हो गया मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। लेकिन अब कोई आ जाता है एडिशन ऐसा, तो उसका क्या होगा, SRELS, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस। ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, SRELs होगा अगर बात अब का पूछ लिया जाए। और पहले कौन था, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। राइट आंसर दोस्तों 1933 वाले का तो होगा मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्लियर। अब देखिए आज का हमारा ये क्वेश्चन कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रीमियर डाटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स वर्किंग एट एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स एंड अदर R&D लैब्स इन इंडिया, कि कौन सा डाटाबेस है जो कि प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं एवं भारत में अन्य अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में कार्यरत कौन वैज्ञानिक, शोधकर्ता और अन्य सदस्यों की प्रोफाइल प्रदान करता है। सीधी सीधी बात है कि दोस्तों जो शैक्षणिक संस्थाओं में टीचर, जो वैज्ञानिक है, शोधकर्ता है, अन्य सदस्य है ना, उनकी प्रोफाइल कहाँ कौन से डाटाबेस में रहती है। ऑप्शन ए विद्वान, ऑप्शन बी इन्फोपार्ट, ऑप्शन सी ओजास, या ऑप्शन डी इन्फॉर्मर। तो याद ही रखना है विद्वान, कि विद्वान लोगों के सभी वैज्ञानिक शोधकर्ता विद्वान ही होते हैं दोस्तों, तो विद्वान लोगों का विद्वान में ही होगा डाटाबेस में। क्लियर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 67 कि हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ बिबिलियोग्राफी, कि बिबिलियोग्राफी का जनक कौन कहलाता है दोस्तों। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तो जैसे सीधा पूछ लिया हु इज फादर ऑफ बिबिलियोग्राफी, तो ये आपको इंटरनेशनली लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे है, याद रखना है। अगर भारत का पूछ लिया जाए तो भारत का कौन है बिबिलियोग्राफी का जनक, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताओगे। ठीक है, अब हमें सीधा पूछा है फादर ऑफ बिबिलियोग्राफी, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए रॉबर्ट वाट, ऑप्शन बी पॉल ओटलेट, ऑप्शन सी
एजे वालफोर्ड, ऑप्शन डी कोनार्ड गेसनर। तो आपने पढ़ा है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी? फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी कॉल्ड एज कोनार्ड गेसनर। कौन? कोनार्ड गेसनर। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्या कहते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, कि हु यूज द टर्म इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर द फर्स्ट टाइम? कि पहली बार सूचना साक्षरता शब्द का प्रयोग किसने किया, बताइए। पहली बार सूचना साक्षरता का प्रयोग किसने किया, बताइए। ऑप्शन ए पॉल जी जर्कोवस्की, ये इनका पूरा नाम है दोस्तों, पॉल जी जर्कोवस्की। ऑप्शन बी जॉर्ज बर्नार्ड शो, ऑप्शन सी नील्स बोर, या ऑप्शन डी ग्योर्गिनी। तो बता दूं कि जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी है ना, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था पॉल जी जर्कोवस्की ने। किसने? पॉल जी जर्कोवस्की। ठीक है, अब कब किया, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि कब किया था सूचना साक्षरता का प्रयोग। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छे से रीड कर लेना दोस्तों। हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक थर्ड वेव? की थर्ड वेव बुक है ना, उसके ऑथर कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज कास्टेल, ऑप्शन बी एल्विन टॉफलर, ऑप्शन सी स्टीव केस, और ऑप्शन डी डेविड जॉर्ज होगार्थ। तो बताइए, हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक थर्ड वेव? प्रसिद्ध पुस्तक द थर्ड वेव का लेखक कौन है? जॉर्ज कास्टेल, एल्विन टॉफलर, स्टीव केस, या डेविड जॉर्ज होगार्थ। तो याद रखना कौन होगा? एल्विन टॉफलर। कौन होगा? एल्विन टॉफलर होगा दोस्तों। क्लियर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन फिर नए क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा ना लगे कि हाँ मेरा ये पढ़ा ही नहीं हुआ। मैं आपको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहता, आपको कॉन्फिडेंटली रहना है, पॉजिटिव रहना है दोस्तों, रिलैक्स मोड पे रहना है बिल्कुल। क्लियर। क्या है क्वेश्चन, ये राइट आंसर दें दोस्तों, सभी राइट आंसर दें इसका। इन विच ईयर आरडीए वाज पब्लिश्ड? आरडीए किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2011, या ऑप्शन डी 2012। बताइए दोस्तों, आरडीए है वो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस जो है वो कब प्रकाशित हुआ, कब हुआ, और आरडीए क्या है, ये सभी बातें आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। 2010 दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तक की जितनी क्लासेस करवाई है उन सभी का क्लासेस आपको कैसी लगी उसका फीडबैक दें दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में। और आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। अच्छे से एग्ज़ाम दें, ठीक है, पूरा अपनी पूरी दोस्तों अच्छे से अच्छा जो भी आप प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करने का कोशिश करना ज़रूर है, ठीक है। आप दोस्तों अभी तक यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही अब ऐसे नहीं है कि हमारी क्लासेस क्लोज हो जाएगी, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा क्लासेस क्लोज हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 क्लासेस रहेगी अब से आगे हमारी। एक तो रहेगी दोस्तों यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए, दूसरी रहेगी यूजीसी नेट पेपर सेकंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की। टॉपिक वाइज यूनिट वाइज क्लासेस रहने वाली है दोस्तों, टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज क्लासेस रहने वाली है एनटीए एग्ज़ाम, एनटीए का नेट एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए। तो ये एग्ज़ाम दो, आप एग्ज़ाम देते दोस्तों बिल्कुल आप रिलैक्स मोड पे हो और रेगुलर जुड़े रहें, क्लासेस अटेंड करते रहें दोस्तों, ताकि अगर जुड़े रहोगे सब्जेक्ट से तो दोस्तों सब्जेक्ट याद रहेगा। अगर सब्जेक्ट को बीच में छोड़ दोगे तो सब्जेक्ट दोस्तों आप धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाओगे। तो दोस्तों एलाइस लर्निंग एकेडमी के साथ बने रहिएगा। आप सभी को क्या है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए गुड लक। और दोस्तों आपके लिए जो कार्य का है वो कार्य बिल्कुल कर देना आप। एक तो यूट्यूब चैनल को आपको हॉनेस्टली सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और जो भी एग्ज़ाम पेपर होता है आपका उसकी PDF फाइल आप सेंड करने का प्रयास करना। तो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम दोस्तों, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। क्लियर। धन्यवाद दोस्तों।